प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। मैं वेद प्रकाश राठौर। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र के द्वितीय अध्याय संसाधन के रूप में लोक का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, ये अध्याय हमें जनसंख्या के दायित्व से ज़्यादा उसकी पर संपत्ति पर बल देता है। छात्र छात्राओं, जब जनसंख्या में शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तब जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी कि जो हमारे पास जनसंख्या उपलब्ध है देश में, उस जनसंख्या को प्रशिक्षित कर दिया जाता है। प्रशिक्षित करके उसकी कार्यशैली यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। थोड़ा सा हम समझेंगे कि एक देश जापान ऐसा देश है जहाँ बहुत कम प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि बहुत ही कम प्राकृतिक संसाधन है। उसके बावजूद आज वो विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आता है। लेकिन उस देश ने अपने यहाँ क्या किया है, जो सबसे ज़्यादा निवेश किया है वो मानव पर किया है। मानव पर किया है मतलब मानव को शिक्षित करने में, प्रशिक्षित करने में और उसके स्वास्थ्य पर निवेश किया है। और अपनी बुद्धि कौशलता के बल पर वो देश आज दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आता है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे कई देश दुनिया में ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद पिछड़े या विकासशील देशों की श्रेणी में ही हैं। तो इसीलिए ये जो अध्याय है इस बात पर जोर देता है कि मानव जो है एक दायित्व यानी कि एक जिम्मेदारी के बजाय पर संपत्ति ज़्यादा है। यानी कि हमने बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, उसका हमें भरण पोषण कैसे करना है या उसको कैसे मैनेज करना है, इस बात को लेकर ज़्यादा बल दिया जाता था पहले कि ज़्यादा जनसंख्या हो गई, इस वजह से देश में गरीबी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मानव को सही से प्रशिक्षित किया जाए तो वही मानव उत्पादन में हमारा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इनकी उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हम आगे हमारा देश का जो GDP है वो बढ़ जाएगा। यानी एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योगदान बढ़ जाएगा, जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद या GDP कहते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, मानव पूंजी में निवेश यानी मानव पूंजी का निर्माण। जैसे कि हमने कहा, जब मानव में शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा पर निवेश किया जाता है, यानी कि खर्च किया जाता है, उससे मानव पूंजी का निर्माण होता है। यानी कि मानव जो है स्किल्ड होकर आता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ा दी जाती है और मानव एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। इसको हम दो कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, आपके भी मित्र होंगे। ऐसे ही इस अध्याय में दो मित्रों की कहानी है जो एक ही गांव में रहते हैं, यानी कि सेमपुर में रहते हैं, शकल और बिकल। पहले हम शकल की कहानी देखते हैं। शकल 11 वर्ष का लड़का है। उसके पिता बूटा चौधरी खेतों में काम करते हैं। माँ उसकी घर के कार्यों का संपादन करती हैं। शकल अपने छोटे भाई जीतू और अपनी बहन सीतू की देखभाल भी करता है। उसके चाचा श्याम मैट्रिक पास है, लेकिन उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला है। शकल के पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी शकल को पढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने गांव के विद्यालय में उसको प्रवेश दिला दिया। शकल ने गांव से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एक कंप्यूटर साइंस में उसने क्या करा, कोर्स करा। उसके बाद इसको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी के लिए उसने एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जिससे कंपनी की जो सेल है यानी बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कंपनी के मालिक ने उसको क्या करा, पदोन्नत कर दिया, यानी कि प्रोन्नत कर दिया और उसकी आय बढ़ गई। इसी में दूसरा उदाहरण देखते हैं जो उसके ही मित्र का है, बिकल का।
विकल भी उसी गांव में रहता है। उसके पिता महज एक मछुआरे हैं, यानी मछली पकड़कर बाजार में बेचना होता है। लेकिन वो वर्तमान में नहीं है, यानी उनका स्वर्गवास हो चुका है जब वह 2 वर्ष का था। कौन? विकल जब 2 वर्ष का था तब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसकी माँ गांव के एक तालाब, किसी जिम्मेदार का तालाब है, उससे मछलियाँ खरीद कर लाती है और गांव और बाज़ार में बेच देती है, जिससे लगभग एक दिन में 150 रुपये कमा लेती है, जो बहुत ही कम है। विकल बीमार भी रहता है, उसे गठिया का रोग हो गया है। पैसों के अभाव में, यानी कम आय के होने की वजह से विकल की माँ उसको अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाती है। वह स्कूल भी नहीं जा पाता है और उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं है। वह खाना पकाने में अपने माँ की मदद करता है और छोटे भाई मोहन को भी देखभाल करता है। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। अब मजबूरन विकल को वही काम करना पड़ता है जो उसके पिता करते हैं और वही कम आय प्राप्त कर पाता है। प्रिय बच्चों, हमने दोनों उदाहरणों को देखा। एक उदाहरण में एक बच्चे पर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर खर्च किया गया और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा दिया गया, जिससे उसकी आय बढ़ी तो क्षेत्र के लोगों को भी उससे लाभ होता है, क्योंकि वो जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो पैसा मार्केट बाज़ार में जाता है, वो खर्च करता है, उससे अन्य लोगों को भी लाभ होता है। मान लीजिए आप किराने में पहले 1000 रुपये महीने का सामान खरीद रहे हैं, आपकी आय बढ़ गई, आपने 5000 रुपये महीने का सामान खरीदना शुरू करा, कपड़े महंगे खरीदने शुरू करे, तो वो बाज़ार में पैसा जाता है, बहुत सारे लोगों का रोजगार उत्पन्न होता है, उससे जो उद्योगपति हैं उनका भी होता है। अब उसकी आय निम्न थी तो वो डॉक्टर को भी नहीं दिखा सका, प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया उसका, यानी उसकी कार्य क्षमता कम रही। दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है, यदि उचित समय पर और सही प्रबंधन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर अगर मानव पर खर्च किया जाए तो मानव की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पूरे देश का विकास संभव होता है। अब इसमें अगला बिंदु है पुरुषों और महिलाओं में आर्थिक क्रियाकलाप। अभी हम पुरुष महिला के आर्थिक क्रियाकलाप की ही बात कर लेते हैं। आर्थिक क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बाजार क्रियाएं, नंबर 2 गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रियाओं में क्या होता है बच्चों, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके बदले हमें क्या होता है, सीधे अर्थ प्राप्त होता है, यानी कि पैसा प्राप्त होता है, सीधे तौर पर उससे बाजार क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कोई उत्पादन करा, बूटा सिंह का उदाहरण ले लेते हैं या विकल की माँ का उदाहरण ले लेते हैं। तो बूटा सिंह खेतों में काम करके जो उत्पादन होता है तो अपने घर के लिए उपभोग के लिए रखकर शेष को बेच दिया जाता है, उससे आय प्राप्त होती है, उसको आर्थिक बाजार क्रिया कहेंगे। ऐसे ही विकल की माँ जो मछलियाँ लाती है, मछलियाँ फिर पुनः बेच देती है, वो उसके बीच में जो उसको पैसा प्राप्त होता है, यानी उसको आय प्राप्त होती है, सीधे तौर पर उसको बाजार क्रियाएं कहते हैं। किसी कोई भी दुकानदार है, कोई नौकरी वाला है, कोई खेतों में काम कर रहा है, ये सारी बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। कोई टैक्सी वाला है, ठीक है। अब आता है गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाओं में क्या होता है, जिन क्रियाओं के बदले कोई आर्थिक मूल्य नहीं दिया जाता है। काम तो होता है लेकिन उनके बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता है। जैसे आप अपने घरों में देखेंगे कि आपके पिताजी जब बाहर से कोई कार्य करके आते हैं तो वो बाजार क्रिया हो गई, और आपकी माताजी जो घरों में कार्य करती हैं, आपको नहलाना है, आपके कपड़े की धुलाई करना है, आपके लिए खाना बनाना है, आपके घर की साफ़ सफाई करना है, बल्कि महिलाएं ज़्यादा वर्क करती हैं, लेकिन फिर भी उनके कार्य के बदले पैसा नहीं दिया जाता है, इसलिए उसको गैर आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। अब है ये पुरुष और महिलाओं में, अमूमन हमारे समाज में पुरुषों को बाजार क्रियाओं और महिलाओं को गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अब हमारे समाज में भी कुछ महिलाएं व्यापारी बन गई हैं, यानी कि व्यापार करती हैं। कुछ महिलाएं नौकरी वाली हो गई हैं, यानी कि सर्विस देती हैं, नौकरी करती हैं। तो ऐसे बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं शुरुआत हो गई हैं। या कुछ महिलाएं उद्योगपति हैं, उद्योग उन्होंने स्थापित किए हैं,
तो ये आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कृषि का उत्पादन करना, यानी कि अनाज उत्पादन करना, नकदी फसलों का उत्पादन करना, सब्जियों का उत्पादन करना, वनीकरण करना, दुग्ध उत्पादन करना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? यानी गाय भैंस इत्यादि पाला, आपने दूध का उत्पादन करा, यानी प्राकृतिक रूप से उत्पादित वस्तुएं हैं। तो ये वस्तुएं, ये क्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, या इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र प्रिय बच्चों, विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि जिसमें वस्तुओं को विनिर्मित किया जाता है। मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ, उसको आटा बना के बेच दिया, तो आटा बनाने की जो प्रक्रिया है वो विनिर्माण में आएगी, या आटे से ब्रेड बनाने की प्रक्रिया विनिर्माण में आएगी, आपकी लकड़ी से कुर्सी या टेबल बनाने की प्रक्रिया विनिर्माण में आएगी। तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विस्तार होते जा रहा है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी चीज़ आएगी? सेवाएं आएंगी। जैसे एक अध्यापक पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर अपना पेशेंट को देख रहा है, डॉक्टर का कार्य, अध्यापक का कार्य, एक वैज्ञानिक अपना कार्य कर रहा है, एक टैक्सी वाला लोगों को इधर से उधर छोड़ रहा है, ट्रक वाला सामान को लाना ले जाना हो रहा है। ये सारी क्या होती हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं एक ही उदाहरण से। गेहूं का उत्पादन तक प्राथमिक क्षेत्र हुआ। गेहूं से आटा बनना या ब्रेड बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। लेकिन जब वो बाज़ार में जाता है, यानी दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार तो किसी गाड़ी वाले के माध्यम से जाएगा या दुकानदार उसको बेचेगा, तो उसके बीच में कुछ सर्विस चार्जेस वो ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं, सर्विस चार्ज ले लेते हैं, इनकी अपना जो मेहनताना ले लेते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी आती है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस अध्याय के इस वीडियो में यहीं तक अध्ययन करते हैं। इस वीडियो को पुनः बार बार देखना। किसी विषय वस्तु पर यदि आपको कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, बच्चों को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं सामाजिक विज्ञान अध्ययन की अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। धन्यवाद। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9759223819, इस पर आप मिस कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी समस्या या कोई कंटेंट आपकी समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।